हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राबिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम पॉडकास्ट की फॉर्म में सिर्फ बना रहे हैं। सिर्फ आप लगाकर सुन सकते हो। अगर आपने पहले एनसीईआरटी से या नोट्स से पढ़ रखा है तो आप इसको लगाकर रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी असल में लाइफ की कहानी है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मरते रहते हैं लेकिन स्पीशी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिंदा रहती हैं। ये सर्वाइवल पॉसिबल होता है रिप्रोडक्शन की वजह से। रिप्रोडक्शन सिर्फ नए ऑर्गेनिज्म बनाना नहीं होता, इसमें ये दो चीज़ें साथ साथ होती हैं। एक होती है इनहेरिटेंस और दूसरी होती है वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना, और वेरिएशन का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग का अपने पेरेंट्स से थोड़ा या ज़्यादा डिफरेंट होना। उसे कहा जाता है वेरिएशन। इसी इनहेरिटेंस और वेरिएशन को समझने के वाली साइंस को हम कहते हैं जेनेटिक्स। हज़ारों साल पहले ह्यूमन को पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है। इसी नॉलेज का यूज़ करके ह्यूमन ने डोमेस्टिकेशन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन की, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि कैरेक्टर ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। तो इसी सवाल का जवाब दिया जॉर्ज मेंडल ने। जॉर्ज मेंडल एक एस्ट्रियन मॉन्क थे। उन्होंने 1856 से 1863 के बीच में गार्डन पी प्लांट पाइजम स्टाइवम पर एक्सपेरिमेंट किए। पी प्लांट चूज़ करने के रीज़न थे क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल था, शॉर्ट लाइफ साइकिल थी इसकी, क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों पॉसिबल थे। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर मैथमेटिक्स का यूज़ किया, स्टैटिक्स का यूज़ किया और लार्ज सैम्पलिंग साइज़ का भी यूज़ किया। इसी वजह से उनके जो रिजल्ट थे वो एक्यूरेट थे। अब देखते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। मेंडल ने पहले ट्रू ब्रीडिंग प्लांट सेलेक्ट किए। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वो होते हैं जो कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन के बाद भी सेम जो ट्रेट है वो जनरेशन तक शो करें, जैसे हमेशा टॉल प्लांट या हमेशा ड्वार्फ प्लांट। मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे। उनमें सबसे पहला है स्टेम हाइट, या तो टॉल या ड्वार्फ। फ्लावर कलर दूसरा है जो वायलेट और वाइट भी हो सकता है। तीसरा है फ्लावर पोजीशन, एक्सियल या टर्मिनल। और चौथा है पॉड शेप, इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। और पांचवा है पॉड कलर, या ग्रीन होगा और या येलो। छठवां है सीड शेप, राउंड या रिंकल्ड। और जो सातवां है वो है सीड कलर, येलो या ग्रीन। अब है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है, मतलब टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया जाता है ड्वार्फ प्लांट के साथ। तो F1 जनरेशन के अंदर हमें सारे टॉल प्लांट्स देखने को मिलते हैं या ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ इसका ये मतलब हुआ कि जो ट्रेट है वो गायब नहीं हुई, लेकिन एक्सप्रेस भी नहीं हुई F1 जनरेशन के अंदर। F2 जनरेशन के अंदर अगर हम देखें तो जब F1 प्लांट्स को हम सेल्फ पॉलिनेट करते हैं तो हमें ऑफस्प्रिंग के अंदर फिनोटिपिक रेशो देखने को मिलता है 3:1, और जीनोटिपिक रेशो देखने को मिलता है 1:2:1। तो इससे ये क्लियर हुआ कि ट्रेड जो है ये ब्लेंड नहीं होते, रिसेसिव ट्रेड नेक्स्ट जनरेशन में वापस आ सकती हैं। अब देखते हैं जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, और फिनोटाइप का मतलब होता है जो ट्रेड दिखाई देती है उसे कहा जाता है, मतलब सामने से जो देखकर हम बता सकते हैं उसे कहते हैं फिनोटाइपिक। ठीक है, अब देखते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाए उसे कहा जाता है डोमिनेंट, और जो सप्रेस हो जाए लेकिन ख़त्म ना हो उसे कहा जाता है रिसेसिव। अब है मेंडल के लॉ। सबसे पहले है लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैरेक्टर डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होते हैं। पहली बात बताई है लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर। दूसरी बात है फैक्टर्स जो होते हैं ये पेयर्स में होते हैं, और एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है फैक्टर। ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अलील जो होते हैं ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम अलग हो जाते हैं। हर गैमेट में सिर्फ एक अलील जाता है और ब्लेंडिंग नहीं होती। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर है। फिर देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कभी कभी डोमिनेंट एलील रिसेसिव को कम्प्लीटली सप्रेस नहीं करता, तो इसकी एग्जांपल है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन के अंदर अगर हम देखें तो F1 के अंदर हमें पिंक फ्लावर देखने को मिलते हैं, और F2 के अंदर 1 रेड और 2 पिंक और 1 वाइट देखने को मिलता है। और फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो यहाँ पर बराबर होते हैं। जीनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो दोनों होते हैं 1:2:1। अब है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में जब दोनों एलील अपना अपना अफेक्ट साथ में दिखाती है तो उसे कहा जाता है कोडोमिनेंस। इसके एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर हम एलील देखें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं तो IA जिसमें एंटीजन A पाया जाता है, IB जिसमें एंटीजन B पाया जाता है, और I जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं देखने को मिलता। IA और IB एक दूसरे पर डोमिनेट नहीं होती, साथ में दोनों एक्सप्रेस करती हैं AB ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलीलिज्म दोनों देखने को मिलती हैं। अब है टेस्ट ग्रास। अगर कोई प्लांट डोमिनेट दिख रहा है लेकिन जीनोटाइप पता नहीं है हमें उसका, टॉल है या ड्वार्फ है, कैसा है जीनोटाइप, तो हम उसको रिसेसिव होमोजाइगस से क्रॉस करते हैं तो जीनोटाइप क्लियर हो जाता है, हमें पता चलता जाता है। ठीक है, अब देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर स्टडी किया जाता है 2 कैरेक्टर को।
उसे कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो सीड शेप लिया हुआ है और सीड कलर लिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। सीड शेप है राउंड एंड रिंकल्ड और सीड कलर है येलो एंड ग्रीन। तो F2 के अंदर फिनोटाइपिक रेशो हमें देखने को मिलता है डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 9:3:3:1, ठीक है। अब देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। जब दो कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं तो एक कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होता है और दूसरा कैरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। फिर है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी सटन एंड बोवरी ने। इन्होंने बोला था कि जो जीन होती हैं ये क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं और मियोसिस जो है ये मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करता है। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था। थॉमस हंट मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट किया। वाइट आई एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि जीन्स जो होती हैं वो क्रोमोसोम पर होती हैं और कुछ ट्रेड जो होती हैं वो सेक्स लिंक ट्रेड होती हैं। फिर हम देखते हैं लिंकेज। लिंकेज जो होती है ये सेम क्रोमोसोम पर पास पास जो जीन पाई जाती हैं वो साथ ही इनहेरिट होती हैं। तो उस दो टाइप की लिंकेज हमें देखने को मिलती है उसके अंदर। एक होती है कंप्लीट लिंकेज और दूसरी होती है इनकम्प्लीट लिंकेज। अब है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग ओवर के कारण पेरेंटल ट्रेट का नया कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। जीन्स जितनी दूर होंगी उतना रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। फिर हम देखते हैं जेनेटिक मैप। जीन्स के बीच का डिस्टेंस मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से मेज़र किया जाता है जेनेटिक डिस्टेंस को, जीन्स के डिस्टेंस को। तो इसका यूनिट होता है सेंटीमॉर्गन cm, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? एक ट्रेट के मल्टीपल जीन का कंबाइंड इफेक्ट से कंट्रोल होना उसे कहा जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हाइट एंड स्किन कलर, और इसका रिजल्ट होता है कंटिन्यूस वेरिएशन हमें देखने को मिलती हैं और बेल शेप्ड कर्व ग्राफ देखने को मिलता है इसके अंदर, और इन्वायरमेंट का रोल भी होता है। अब है प्लियोट्रॉपी। एक जीन जो होती है ये मल्टीपल इफेक्ट दिखाती है, उसे कहा जाता है प्लियोट्रॉपी। इसके एग्जांपल है फिनाइल कीटोनूरिया। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जो होती है ये फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं और मेल के अंदर XY क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। और जब मतलब ओवम बनता है या एग बनता है तो उसके अंदर X क्रोमोसोम फीमेल से आता है और जो मेल है स्पर्म के अंदर उसमें X आएगा या Y आएगा। तो इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ये फादर डिटरमाइन करता है। अब देखते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पर होते हैं ज़्यादातर एक्स लिंक्ड होते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये इसके एग्जांपल हैं सेक्स लिंक्ड की। और मेल के अंदर अगर हम देखें तो ज़्यादा अफेक्टेड देखने को मिलते हैं मेल। फिर है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होती है जीन या क्रोमोसोम में सडन चेंज, उसे कहा जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होती है ये वेरिएशन का सोर्स होती हैं और इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं म्यूटेशन। अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर देखें तो जेनेटिक डिसऑर्डर सिंगल जीन डिफेक्ट की वजह से होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो सकता है। यहाँ प्रॉब्लम जीन लेवल पर होती है, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है ये मेनली सिंगल जीन से होता है, मेंडल के लॉ को भी फॉलो करता है। अगर हम टाइप देखें जेनेटिक डिसऑर्डर की, सबसे पहले हम देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं एटोसोमल भी हो सकते हैं या सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं। अब देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो होता है हीमोग्लोबिन जो होती है जीन में म्यूटेशन देखने को मिलती है। और RBC अगर हम नॉर्मल देखें तो वो राउंड शेप का होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर सिकल शेप का हो जाता है RBC। तो ये सिकल सेल एनीमिया जो होती है ये एटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। इसका मतलब दो पेरेंट्स कैरियर हों तो ये डिजीज़ एक्सप्रेस होती है। अफेक्ट देखें इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाती है, वीकनेस, फिटीक और एनीमिया देखने को मिलता है। अब देखते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया एटोसोमल रिसेसिव होती है। एक एंजाइम एब्सेंट होता है इसके अंदर, फिनाइल एलानिन, जो प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं होता। तो इसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है अगर ट्रीटमेंट न मिले तो, ठीक है। फिर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का एब्सेंस की वजह से होता है और ये X लिंक्ड रिसेसिव है। जो मेल हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इसके अंदर और फीमेल यूजली कैरियर होती हैं। अगर हम अफेक्ट देखें तो छोटी सी इंजरी में भी ब्लड क्लॉटिंग स्लो जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग मतलब स्लो होती है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है इसके अंदर। अब है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होती है रेड ग्रीन कलर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कलर ब्लाइंडनेस के अंदर। ये X लिंक रिसेसिव डिजीज़ है। मेल ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और फीमेल कैरियर होती हैं। जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं ये जीन लेवल पर प्रॉब्लम करते हैं और क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं इनके अंदर और इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं, पेरेंट्स से बच्चे में जा सकते हैं। अब देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं ये क्रोमोसोम का नंबर जो है वो गलत जाए या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो जाए तो यह प्रॉब्लम पूरे क्रोमोसोम लेवल पर होती है, जीन्स इंडिविजुअली गलत नहीं होती, ठीक है। मेयोसिस के टाइम क्रोमोसोम प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं होते, इसे कहते हैं नॉन डिसजंक्शन।
तो इसका रिजल्ट होता है एक्स्ट्रा या मिसिंग क्रोमोसोम वाले गैमेट बनते हैं और एबनॉर्मल जाइगोट फॉर्मेशन होती है। अब देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होती है क्रोमोसोम 21 पर एक्स्ट्रा कॉपियों में देखने को मिलती है, तो इसलिए कहा जाता है ट्राइजोमी। इसके फीचर अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, फेस जो है वो फ्लैट हो जाता है, शॉर्ट हाइट हो जाती है, डिलेड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये क्रोमोसोमल मेकअप पर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है, मतलब मिसिंग होती है एक एक्स क्रोमोसोम की। तो टोटल क्रोमोसोम 45 होते हैं। इसमें अफेक्टेड होती हैं फीमेल किसके अंदर, टर्नर सिंड्रोम के अंदर। अगर हम फीचर देखें तो शॉर्ट हाइट होती है, अंडर डेवलप ओवरीज होती हैं, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पूरली डेवलप होते हैं। अब है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो क्रोमोसोमल मेकअप एक्स एंड वाई क्रोमोसोम देखने को मिलता है, मतलब एडिशनल कॉपी क्रोमोसोम की होती है और क्रोमोसोम टोटल अगर हम देखें तो 47 होते हैं। मेल जो होते हैं ये अफेक्टेड होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से। अगर हम इसके फीचर देखें तो टॉल बॉडी हो जाती है और स्मॉल टेस्टिस होते हैं, इनफर्टिलिटी और पुअर मेल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। अगर हम क्रोमोसोम डिसऑर्डर की क्विक लाइन देखें तो क्रोमोसोम लेवल पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, नंबर या स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते और मोस्टली एक्सीडेंटल होती है और इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करते ये, ठीक है। अब देखते हैं जेनेटिक वीएस क्रोमोसोम 1 लाइन के अंदर। जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है जीन को डिफेक्ट करते हैं और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रोमोसोम को डिफेक्ट करते हैं, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर जीन्स की गलती से होते हैं, जबकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रोमोसोम की गलती से। दोनों ही सीरियस होते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।